और पहली जब मेरी सेल हुई थी, जो हमने $7 का डोमेन रजिस्टर किया था, उसको पहली बड़ी सेल जब मैंने $10,000 में बेचा था। अरे क्या बात। नए लोग कैसे घुसेंगे, अगर आप स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बताएं कि कैसे वो लोग घुसेंगे नए लोग। तो कहने का मतलब है कि जो काम मेरी वर्कशॉप्स में और जो बहुत सारे उसमें 2-3 घंटों में या 2-3 दिनों में होता है, वो आप मुझसे 20 मिनटों में जानना चाह रहे हो। बट 20 मिनट के पीछे सर मैं बता रहा हूँ, लगभग हम लोग 1.5 साल से कनेक्टेड हैं इस वीडियो के लिए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों अभी हूँ मैं इंदौर में, और इंदौर में किनसे मिलने आया हूँ, पंकज विजय वर्गीय सर से। सर को 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है इंटरनेट की दुनिया में। ये प्रो डोमेन इन्वेस्टर हैं और स्पीकर भी हैं। बहुत सारे इवेंट्स में इन्होंने अपनी चीज़ें शेयर भी करी हैं। तो आज जो नॉलेज शेयर करेंगे हमारे इस चैनल पर, तो वीडियो पूरी देखना। उसके लिए हम स्वागत करते हैं सबसे पहले पंकज सर का। स्वागत है सर हमारे चैनल पर। थैंक्स अ लॉट सतीश, इट्स माय प्लेजर कि आपने मुझे इस तरह से अपनी ऑडियंस से रूबरू होने का मौका दिया, और मुझे खुशी होगी आपके साथ और आपकी ऑडियंस के साथ अपने अनुभव साझा करते हुए। तो सर मैं चाहूँगा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारी ऑडियंस को, ताकि उनको पता चल जाए आपके बारे में। देखिए, काफ़ी हद तक तो आपने बता ही दिया है। बाकी आपकी ऑडियंस के लिए मैं बता दूं कि मैं बेसिकली पिछले 10 सालों से डोमेन नेम इन्वेस्टमेंट में हूं, जिसमें मैं और मेरी टीम, जिसमें हम ये करते हैं कि आने वाले समय में जो डोमेन नेम्स हमें लगते हैं कि जिनकी वैल्यू हो सकती है, जैसे लेट्स से अगर मैं एग्जांपल दूं तो डोमेन नेम्स आर दी वर्चुअल रियल एस्टेट सतीश। जैसे हम ज़मीन खरीदते हैं या हम प्लॉट खरीदते हैं इस उम्मीद से कि जब इनका भाव बढ़ेगा तो हम इसमें ROI अपनी बढ़ा सकेंगे, तो इसलिए हम उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। द सेम वे डोमेन नेम्स होते हैं जिनमें हम इन्वेस्ट करते हैं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी पहले पता चली थी कि डोमेन नेम्स इतने ज़्यादा दामों में, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बिक रहे हैं। जब मुझे पता चला, दैन आई गॉट इंटरेस्टेड इन इट, और फिर मैंने उसमें करना शुरू किया। तो आज 10 साल में मैं इस लेवल पे आ चुका हूँ कि वी मेक 4 and 5 फिगर डोमेन नेम सेल्स ऑन रेगुलर बेसिस। आपकी ये जर्नी कब शुरू हुई थी? कहाँ से आपको पता चला था कि यार हम 1000 रुपये का डोमेन खरीद के उसको लाखों में, करोड़ों में बेच सकते हैं? देखिए, इसकी भी अगर मैं आपको स्टोरी सुनाऊँ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जैसी लगेगी। उसके पहले मैं आपके ऑडियंस को साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि बीइंग अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर, हाउ आई स्टार्टेड, कि हमने भी बाकी लोगों जैसे जो रन ऑफ द मिल चीज़ें होती हैं, जैसे SEO और वेबसाइट डेवलपमेंट और वेब मार्केटिंग, और वो सब हमने करना शुरू की। तो शुरू में हम लेट्स से वेबसाइट जब हम डेवलप करते थे, तो पहले एक ज़माना था जब 50,000 में वेबसाइट्स बनती थी। फिर एक ज़माना आया कि 10,000 में बनने लगी, और फिर एक दिन आया 5,000 में बनने लगी, और उसके बाद मैंने तो पोस्टर छपे देख लिए कि 50 रुपये में वेबसाइट बनवाई है। फ्री में भी बन रहे हैं। तो वहाँ से फिर मुझे लगा कि जो चीज़ बहुत सारे लोग कर रहे हैं उसको करने में कोई समझदारी है नहीं। अरे वाह। तो जैसे आप हैं कि एक यूट्यूब की उसमें आपने एक मकाम बनाया और कुछ अलग हटके कर रहे हैं, तो अलग हटके करने का मुझे काफ़ी समय से था, पर क्या और कैसे करें इसकी राह कुछ मिल नहीं रही थी। फिर एक दिन मैंने एक न्यूज़ देखी कि एक डोमेन slots.com जो है, वो $5.5 मिलियन में बिका है। SLOTS slots.com, मेरे ख्याल से कोई 2010-11 के आसपास की बात थी। अब आप ये समझिए, slots.com $5.5 मिलियन में बिका। ये इतनी बड़ी बात नहीं है जितना कि मुझे पता चला। मैंने सोचा कि ठीक है, 5 मिलियन में लेके किसने 5.5 में बेच दिया होगा, बट आई रियलाइज कि इट वॉज रजिस्टर्ड बाय द ओरिजिनल ओनर फॉर द ओरिजिनल प्राइस, जो भी उसकी $10 या $15 रही होगी। तब मुझे लगा कि एक ऐसी इंडस्ट्री भी है जहाँ पे $10 के 5.5 मिलियन बन रहे हैं, और अगर बिका है तो किसी ने खरीदा है, और जिसने रजिस्टर किया है उस ROI को आप किसी भी और इन्वेस्टमेंट से कंपेयर कर लें तो इतनी जो है पॉसिबल होती नहीं है। वहाँ से फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि यार इस तरह के, फिर जैसे ही मैं अंदर उतरता गया, एंड आई केम टू नो कि बहुत सारा, ये तो वास्ट क्वेश्चन जैसा है, और इसमें सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे समुद्र में बड़ी हो या छोटी हो, हर तरह की मछली के लिए कहीं ना कहीं मौका होता है। तो हमारे लिए भी हमें मौका लगा। तो फिर हमने जो है डोमेन नेम्स अपने लिए खरीदना शुरू किया, उनमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। शुरू में बहुत दिक्कतें आई। शुरू में मैंने अब आपको क्या बताऊं, इतने गंदे गंदे डोमेन नेम्स खरीदे कि जिनको आज मैं खुद देखता हूं तो मुझे खुद लगता है कि ये क्या बेवकूफ़ी भरी चीज़ें मैंने की थी। मगर उस समय के साथ साथ फिर हमने सीखा और रिफाइन किया,
वहां से आगे चलते चलते आज बाय गॉड्स ग्रेस आपके सामने तो बैठा हूं किस टाइम का वो था जब आपने किया था शुरू? ये मैंने बताया आपको 2010-11 का पीरियड रहा होगा। यस। तो अभी जो आप जिस फील्ड में हो, डोमेन जी। इन्वेस्टिंग के, तो जी आपको हाँ। क्या लगता है अभी ये सैचुरेट हो चुकी है या फिर इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज देखिए, ये आपने इतना अच्छा सवाल किया है सतीश। डोमेन नेम्स एक ऐसी यूनिक चीज है कि उसमें कभी सैचुरेशन आ ही नहीं सकता। इसके दो रीजन मैं बता सकता हूँ आपको। पहला, एक तो इसमें निश इतने सारे हैं और रोज नए नए निश पैदा हो रहे हैं। ठीक है, लेट्स से आज से 10 साल पहले क्रिप्टो करेंसी डोमेन्स की कोई वैल्यू नहीं हुआ करती थी। ठीक है, क्या आपने टॉपिक डाला है? तो मैं बिल्कुल उस टॉपिक पे भी बात करूंगा। तो क्रिप्टो करेंसी डोमेन्स की वैल्यू नहीं हुआ करती थी। मतलब उस जमाने में अगर कोई आपको बोलता कि bitcoin.com भी ले लो, तो आप बोलते कि क्या है इसकी वैल्यू। आज वो डोमेन मिलियंस ऑफ डॉलर्स का हो चुका है। तो एक नया निश पैदा हुआ। चलिए उतना पीछे नहीं भी जाए तो हम ये माने कि लेट्स से 3 साल पहले अगर कोई बोलता है कि nft.com ले लो या nft से रिलेटेड डोमेन्स ले लो, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। फिर कुछ समय पहले मेटा का चल रहा है, तो कितने सारे निश रोज रोज नए जनरेट हो रहे हैं। तो पहला कारण तो ये कि इसमें हर व्यक्ति के लिए अपॉर्चुनिटी है। दूसरा कारण ये है कि हर व्यक्ति का सोचने का तरीका अलग होता है। तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से नए नए डोमेन्स निकाल के रिसर्च कर सकता है, जिस वजह से सबके लिए इसमें इतनी जगह है कि इसमें सैचुरेशन तब तक नहीं आएगा जब तक दुनिया में सारे लोगों का दिमाग एक साथ सोचना शुरू ना कर दे, और वो कभी होना नहीं है। कभी होना नहीं है। और एक चीज़ जो आपने बताई, इसमें जैसे मान लीजिए हम कैसे पता करेंगे कि यार फ्यूचर में क्या इवेंट होने वाला है और हमें इससे रिलेटेड अपने डोमेन पे काम करना चाहिए, उस तरह के डोमेन्स हमें लेने चाहिए। इस पे आप कैसे काम करते हैं? देखिए, सो आई हैव अ टीम विथ मी। उनका काम यही होता है कि वो इस तरह के डोमेन्स निकालते रहें, रिसर्च करते रहें, लिस्ट बनाएं और फिर मुझे फाइनल करें। इसके लिए 2-3 चीज़ें कर सकते हैं आप। एक तो गूगल ट्रेंड्स पे आप जाके देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ें अभी ट्रेंडिंग में हैं। आप न्यूज़ देखिए, आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए, और आप देश विदेश में क्या हो रहा है, मतलब कुल मिला के आपको अपने आँख और कान थोड़े खुले रखना होंगे। तो जिन लोगों ने खुले रखे हैं तो वो थोड़ा सा पहले से भांप लेते हैं कि क्या आने वाला है। उस समय को आप पकड़िए और उसके हिसाब से डोमेन्स रजिस्टर कीजिए। यहाँ पे मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा, किसी के ट्रेडमार्क को इन्फ्रिंज ना करते हुए। तो मतलब कुछ एग्जांपल दीजिए, अगर जैसे मान लीजिए। देखिए, एग्जांपल अगर मैं दूं ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट की, या कैसे और लेट्स से अगर एप्पल iphone.in डोमेन अगर अवेलेबल है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप जाके उसको रजिस्टर कर लेंगे, उसको सेल करेंगे, एंड यू विल बी अ डोमेन इन्वेस्टर। यू विल बी कॉल्ड अ साइबर स्क्वाटर। साइबर स्क्वाटर यानी जो दूसरों के ट्रेडमार्क्स को इस तरह से अब्यूज करते हैं, इलीगल है। हाँ, विच इज इलीगल एंड not only illegal but also I find it immoral। मतलब किसी और के आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को वायलेट करते हैं, आप उस पर अपना फायदा उठाने की सोच रहे हो, ये मेरे हिसाब से पब्लिक के लिए सही नहीं है। इंडिया में लोग इसको सीरियसली लेते नहीं है, इस चीज को मैंने देखा है। देखिए, सीरियसली लेने का ऐसा है कि अभी तक उनके साथ कुछ हुआ नहीं है, पर कभी कंपनीज का नोटिस आ जाता है, कभी आप सू हो रहे हो, तो आपको ये सोचना है कि क्या इज इट वर्थ दीज मैनी ट्रबल्स। क्या कुछ छोटे से फायदे के लिए इतना बड़ा नुकसान उठाना सही है? तो जवाब मिलेगा ना। तो मेरी सलाह ये है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जब लीगल तरीके से ही हैं, आप उसमें, अब जैसे लेट्स से NFT, अब NFT इज नॉट अ ट्रेडमार्क डोमेन सतीश। किसी एक कंपनी का, किसी एक इंडिविजुअल का कोई ट्रेडमार्क नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगा के और अच्छे से करेंगे तो बिना ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट के ही इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी अपार संभावनाएं। तो हम लोग इस टॉपिक पे आएंगे थोड़े आगे, अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे। अगले पार्ट का मतलब कि इसी वीडियो में आधे के बाद। बट अभी मैं जानना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए आपने शुरू किया जी, तो किस तरह के डोमेन्स आपने खरीदने शुरू किए एंड आपको पहली सफलता कब हाथ लगी कि यार हमने, क्योंकि पेशेंस तो लगता होगा जी। ऐसा नहीं कि आप आज से ही बिजनेस में गए और आपने डोमेन खरीदा, 1 महीने बाद आपने अच्छे दाम में सेल कर लिया। तो कितना वक्त लगा था और आपको कब लगा कि यार मैंने अब नब्ज पकड़ लिया? ओके, सबसे पहले तो सतीश, आपके सवाल और सवाल पूछने का तरीका और उससे ज़्यादा सवाल आप एकदम वहाँ पे जाके हिट करते हैं कि जो मुझे खुद बिल्कुल डीप डाउन उतरने पर मजबूर कर देता है कि मैं अंदर से खोज के चीज़ें लाऊं। तो शुरू में जब मैंने रजिस्टर किया, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, शुरुआत में हमने इस तरह के डोमेन्स किए जो जैसे .com में नहीं मिलती तो मैंने .net लिया या .org लिया, और कीवर्ड्स भी इतने मतलब गंदे लिए
कि जो आज मैं खुद ना खरीदूं $5 में। अच्छा। तो ऑब्वियसली उन पे मुझे सफलता नहीं मिली, बट देन मैंने पता किया कि क्यों नहीं मिल रही है। तो मैंने उसमें जाना कि एक तो नॉलेज और क्या चल रहा है मुझे उसकी कमी है। क्या होता है, हर इंसान अपने आप को एक आइलैंड मानता है कि मैं अपने आप में पूरी तरह से परफेक्ट हूँ, मुझे सब कुछ आता है, और ये वाली सोच ही आपकी प्रगति को रोक देती है। तो मैंने जाना कि मुझे कुछ आता नहीं है तो मैं कहाँ से सीखूं। तो आपकी ऑडियंस के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा एक फोरम का नेम namepros.com। ओके। तो namepros.com जो है NAMEPROS, तो namepros.com जो है, यहाँ पे मैंने देखा कि मुझसे भी बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं, ये बता रहे हैं कि किस तरह के डोमेन्स खरीदे जाते हैं, किस तरह के बेचे जाते हैं। फिर मैंने जाना कि यार ट्रेडिंग करने से पहले आपका पढ़ना ज़रूरी है, आपका अपने आप को तैयार करना बहुत ज़रूरी है, नॉलेजेबल करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैंने वहाँ से पढ़ना शुरू किया। फिर मैंने कुछ समय के लिए ट्रेडिंग रोक दी, 2 साल के लिए मैंने रखा। फिर मैंने काफ़ी सारे डोमिनिंग रिलेटेड इवेंट्स भी अटेंड करना शुरू किए, और उन इवेंट्स के जरिए मैंने लोगों से जाना। इंडिया में ही इवेंट्स भी मैंने अटेंड करना शुरू किए, और उन इवेंट्स में मैंने जाना कि लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और फिर मैंने कुछ अच्छे डोमेन्स रजिस्टर करना शुरू किए। और पहली जब मेरी सेल हुई थी, जो हमने $7 का डोमेन रजिस्टर किया था, उसको पहली बड़ी सेल जब मैंने $10,000 में बेचा था। अरे क्या बात है। तो तब मेरी टीम में जो है कुछ लगा था कि हाँ, मतलब हम लोग कुछ कर रहे हैं। मैं मतलब एक चीज़ और भी शेयर करना चाहूँगा चैलेंज के रूप में, एक जो ये आती है कि ये काम के लिए आप हर किसी को समझा भी नहीं सकते। मतलब मैं मेरी टीम जब बनाता हूँ या लोगों को बोलता हूँ कि ये करते हैं, तो लोग बोलते हैं कि सर ये तो कोई काम ही नहीं हुआ है ना। तो इस तरह की एंटरप्रेन्योर जर्नी पे आपको सही लोगों का साथ मिलना और विश्वास जगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो उस $10,000 की सेल से हुआ था। मैं ऑडियंस से कुछ कहना चाहूँगा यहाँ पे कि सर ने जैसा कि बताया कि $7 का खरीदा और 10,000 में सेल किया, तो इसके बीच में काफ़ी रिसर्च लगा होगा बहुत, और पेशेंस रखना पड़ा होगा आपको, प्लस ये भी कि अच्छी डील कौन सी है। अगर मान लो आपको किसी ने ऑफर किया होता कि $1,000, तब आपका मन नहीं डोला यार, नहीं मुझे नहीं बेचना। किसी ने 5,000 ऑफर किया होगा, बट तब भी आपने नहीं सेल किया, बट 10,000 पे आपने सेल किया। तो इस तरह का जो माइंड को हम ऐसे कन्विक्शन कैसे बिल्ड करें कि यार हमें इतने में सेल करेंगे, या फिर इस डोमेन की वैल्यू इतनी है, वो कैसे बिल्ड करेंगे सर? देखिए, डोमेन की वैल्यूएशन का जहाँ तक सवाल है, हाँ, तो डोमेन की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे कहते हैं कि ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, वैसे अ डोमेन्स वैल्यूएशन इज इन द हैंड्स ऑफ द बायर। खरीदने वाला उसके कितने देना चाहता है। मैं एक आपसे ही सवाल पूछता हूँ, आप तो पूछते हैं दुनिया से, आज मैं आपसे पूछता हूँ कि satish.com की वैल्यू आपके लिए कितनी होगी? बहुत ज़्यादा होगी। मेरे लिए कितनी होगी? कम होगी, है ना। तो अब आप देख रहे हैं वैल्यू में फर्क आ गया। नहीं, तो आपके माइंड में तो निगोशिएशन पॉइंट होगा कि यार अगर इतना बोलेगा तो मैं इसको सेल कर दूंगा, अदरवाइज जैसे आपने होल्ड रखा उसको 10,000 पे ही सेल किया। तो इसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ कि आप कैसे बिल्ड करते हो कि यार इस पॉइंट पे मैं सेल करूंगा इसको। देखिए, इसका एक तो ये रहता है कि इस टर्म से रिलेटेड, ट्रेडमार्क वाले नहीं पर इस जेनेरिक टर्म से रिलेटेड कितनी कंपनी मार्केट में है और इसके कितने पोटेंशियल बायर्स हो सकते हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा पोटेंशियल बायर्स हो सकते हैं उतना ज़्यादा उसकी कंपटीशन रहेगी और उतना मैं उसको ज़्यादा प्राइस रख सकता हूँ। मैं आपको अगेन ये एग्जांपल दूंगा कि सतीश इज़ अ कॉमन नेम, तो satish.com की वैल्यू लेट से मैं $25,000 से $30,000 रख सकता हूँ। ठीक है, वहीं लेट से किसी का नाम हुआ ramchandran.com, तो दुनिया में सतीश नाम के कितने लोग होंगे और रामचंद्रन नाम के कितने लोग होंगे? तो रामचंद्रन नाम के थोड़े कम होंगे, तो उसकी वैल्यू कम लोगों में होगी, तो उसको मैं $5,000 या $4,000 में रखूंगा। तो जितनी ज़्यादा उस चीज़ की डिमांड होगी, जितनी ज़्यादा लोग उस फील्ड में होंगे, उतना कर सकते हैं। उसको देखने का एक छोटा सा तरीका होता है कि आप गूगल पे मतलब आपकी ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं वो सब ये अच्छे से जानते हैं कि आप गूगल पे जाइए और उसमें कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं उस चीज़ के, उस पर देखिए। जितने ज़्यादा रिजल्ट्स हैं वो टर्म उतना वाइड है और उस टर्म में उतनी अपॉर्चुनिटी है और उसको उतना हम वैल्यू रख सकते हैं। अब रही बात आपके दूसरे पार्ट की कि हम कैसे अपना मन डोलने से बचें और कैसे इसको हाई प्राइस पे करें। तो देखिए, इसके लिए ना आपको थोड़ा सा मजबूत तो बनना पड़ेगा। इसका कोई सीक्रेट सॉस या शॉर्टकट नहीं है, वो टाइम के साथ आएगा। मतलब ये होता है कि हमारे डोमेन्स को जैसे मैंने अगर प्राइस कर रखा है $10,000,
तो अगर मैं satish.videos.com। अब मैंने चैनल तो बना लिया था, बाद में मेरे को ध्यान आया कि यार डोमेन भी ले लेना चाहिए जी। अब मैंने सर्च किया तो दिखा रहा है 1,60,000 के आसपास। और फिर मेरे को किसी ने मेल डाला था जिसने लिया होगा कि आप ये डोमेन में इंटरेस्टेड हो तो मेरे पास ये डोमेन पड़ा है, आप ले सकते हो। मैंने प्राइस पूछा तो उसने ऑलमोस्ट उतना ही बताया, तो मेरे को समझ में आ गया इसने लिया हुआ है। फिर .in तो मैंने ले लिया, प्लस मेरे नाम का मैंने डोमेन ले लिया satishkushwaha.com। तो अभी वो चीज़ें चल रही हैं। तो मैं ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि अभी तो मैं एक छोटा सा क्रिएटर हूँ जो मेरे डोमेन की इतनी वैल्यू है इंडियन रुपीज़ में 6 फिगर। और अगर जो बड़े बड़े ब्रांड्स जो खरीदते हैं, जैसा कि आप 10 सालों से कर रहे हो, तो उसकी वैल्यू लाइक 7 फिगर से ऊपर ही होती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और इसके बारे में या फिर नए लोग कैसे घुसेंगे, अगर आप स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बताएं कि कैसे वो लोग घुसेंगे नए लोग, या फिर इंडस्ट्री के बारे में पहले बात कर लेते हैं, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। तो कहने का मतलब है कि जो काम मेरी वर्कशॉप्स में और जो बहुत सारे उसमें 2-3 घंटों में या 2-3 दिनों में होता है, वो आप मुझसे 20 मिनटों में जानना चाह रहे हो। बट 20 मिनट के पीछे सर मैं बता रहा हूँ, लगभग हम लोग 1.5 साल से कनेक्टेड हैं इस वीडियो के लिए। एंड 1.5 साल के बाद फाइनली मैं सर से मिल रहा हूँ एंड इंदौर में हम लोग शूट कर रहे हैं यार। और अभी इसके पहले हम बहुत खाना पीना हम लोगों ने खाया है यहाँ पे। फेमस क्या था वो, सराफा बाजार। एंड वहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें खाई हैं। फिलहाल सर आते हैं मुद्दे पे, तो आप प्लीज अगर शेयर करेंगे तो। मैं भी उन्हीं 1.5 सालों का सम्मान रखते हुए मैं भी कुछ होल्ड बैक नहीं रखूंगा, और आई वुड बी हैप्पी टू शेयर दिस विद। आज हम यहाँ बैठे हैं, मेरे घर पे बैठ के हम ये सारी चीज़ें शूट कर रहे हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि ऑडियंस तक सही चीज़ पहुँचे। तो देखिए, न्यूबीज को सबसे पहले मेरा सजेशन है सतीश कि जैसा मैंने एक फोरम का नाम लिया कि namepros.com पे जाएं। अब namepros.com में एक होता है बिगिनर सेक्शन, ठीक है। बिगिनर सेक्शन में जब जाते हैं तो उसमें टॉप कुछ 6 या 8 थ्रेड्स आते हैं। उसमें बेसिकली दिखाया गया है कि हाउ टू इवेल्यूएट अ डोमेन, और कहाँ से खरीदना चाहिए और किन जगहों पे बेच सकते हैं, क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, डोमेन खरीदते वक्त हम क्या चीज़ें कर सकते हैं, किन चीज़ों में हमें बचना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। तो यहाँ से आप अपनी नींव तैयार कर सकते हैं, पहली बात। अब हम आते हैं दूसरी चीज़ पे। उससे फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो मैं एक वेबसाइट एक और शेयर करना चाहूँगा, namebio.com, NAMEBIO, namebio.com। तो namebio.com पे क्या होता है, जहाँ पे जो पुरानी सेल्स का वो सारा डेटाबेस होता है। अच्छा, ठीक है। तो उसमें जैसे लेट से आप अगर डालेंगे यही जो डोमेन मैंने डाला कि slots.com, तो वो आपको बताएगा ये इतनी तारीख को इतने में सेल हुआ, यहाँ पे सेल हुआ। अच्छा। तो ये जो पास्ट सेल्स की हिस्ट्री है, ये आप समझने की कोशिश कीजिए कितनी ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है ये जानने में कि मेरे डोमेन की वैल्यू कितनी है, या फिर इंडस्ट्री के बारे में पता, या फिर इंडस्ट्री के बारे में भी उससे पता चलता है कि इस तरह के डोमेन्स इतने में बिक रहे हैं। राइट। तो वो जो चीज़ है कि कितने में बिक रहा है, तो इंडस्ट्री का भी नॉलेज उससे हो जाता है, और आपके डोमेन की कितनी वर्थ है वो भी उससे हो जाती है। तो जो इंडस्ट्री के लोग हैं, नेम प्रोज और नेम बायो, इन दोनों पे ही वो अधिकतर काफ़ी अपना समय व्यतीत करते हैं। तो ये 2 रिसोर्सेज तो मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद अब आपको अगर अपने डोमेन बेचने हो या उस तरह के अगर कोई स्पेसिफिक सवाल हो, तो आई वुड बी हैप्पी टू आंसर। जैसे मान लीजिए आपने बता दिया, बहुत सारे सेल तो ऐसे भी होते होंगे ना, जैसे मुझे मेल आया था, तो वो तो वहाँ पे नहीं जाता होगा ना, जो अपने साइट का नाम बताया जहाँ पे डेटा नेम बायो, तो वहाँ पे तो डेटा नहीं होगा उसका। तो कुछ डोमेन्स का तो हमें पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल। कई जानने वाले ये भी कहते हैं कि ये जो इंडस्ट्री आप देख रहे हैं, दिस इज लाइक अ टिप ऑफ द आइसबर्ग, कि जितना ऊपर दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा ये अंदर है। हाँ। पर उसमें भी होता है कि जब आपने पर्सनली मेल के थ्रू भी अगर आपने बेच दिया डोमेन, पर ट्रांजैक्शन किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के थ्रू होता है। लेट्स से
कई लोग प्रेफर करते हैं कि हम सीडो के थ्रू ट्रांजैक्शन करेंगे। फॉर द ऑडियंस इंफॉर्मेशन, सीडो इज अ कंपनी दैट सेल्स एंड फैसिलिटेट्स यू द ट्रांसफर ट्रांजैक्शन ऑफ डोमेन्स। तो इट्स ऑल्सो अ मार्केट प्लेस। तो सीडो हुआ, या किसी ने बोला कि मुझे तो गोडैडी के थ्रू प्रोसेस करना है, तो सीडो के थ्रू है, गोडैडी के थ्रू हुआ। हायर चांसेस आर कि बायर इनमें से किसी एक प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल प्रोसीड करेगा। और इन प्लेटफॉर्म्स का डेटा नेम बायो पे अपने आप इंटीग्रेट हो जाता है। तो अधिकतर चीज़ें तो वहाँ चली गई। उसके अलावा भी कई सेल्स अगर प्राइवेट हैं तो फिर यस, वहाँ पे आपकी जो बात है वो जायज़ है कि वो सेल्स ना तो कभी ऊपर आ पाती है ना लोगों को पता चल पाती है। इसीलिए कहते हैं कि दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ओके तो सर अब मेरे को बताइए जैसे कि बेसिकली डोमेन कहाँ से खरीदना चाहिए और लिस्टिंग कहाँ पे करनी है। इसके अलावा लाइक मैंने सुना है कि इसका होल्ड रखने के लिए, उस मार्केट प्लेस पे लगाने के लिए हमें पैसे भी देने पड़ते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, कैसे इसको करना चाहिए? देखिए, तो बेसिकली इसके 3 पार्ट्स हैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि कहाँ से खरीदना चाहिए और कैसे रखना चाहिए एंड मार्केट प्लेसेस पे कैसे लगाना चाहिए। तो इसके लिए ये है कि आपको खरीदने के लिए इंडिया में बहुत सारे रजिस्ट्रार हैं, आप कहीं से भी ले सकते हैं। godaddy.com बहुत लोगों ने सुना हुआ है, उस पर कर सकते हैं। बिग रॉक से कर सकते हैं, और माई पर्सनल फेवरेट dynadot.com से कर सकते हैं। बिकॉज माई पर्सनल फेवरेट इज़ द रीज़न कि उनकी प्राइसिंग्स हमेशा फेवरेबल होती हैं और डोमिनर्स के हिसाब से उसकी यूआई जो है बहुत ही उनके लिए फ्रेंडली है। बिल्कुल 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 फिल्टर्ड है उसकी यूआई। तो उस तरह से हम Dynadot से ले सकते हैं डोमेन। सॉरी, दूसरा क्या था आपका इसी में सवाल? लिस्ट कहाँ करना है, लिस्ट कहाँ और कैसे करना है। आपने जब जो सतीश के videos.com देखा था और गोडैडी ने जो आपको 1.5 लाख का दिखाया था, तो आपको क्या लगता है वो आपको गोडैडी बेच रहा था वो डोमेन 1.5 लाख में? शो तो वहीं पे कर रहा था, शो वहीं कर रहा था, पर गोडैडी बेच नहीं रहा था। अच्छा, वो बेच रहा था जिसने डोमेन रखा हुआ था। ओके, उसने गोडैडी पे लिस्ट किया था। लिस्ट किया था। तो हम भी गोडैडी पे लिस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आप सीडो पे भी लिस्ट कर सकते हैं, सीडो.com जो मैंने आपको बताया। तो अगर मैं टॉप 3 मार्केट प्लेसेस की बात करूं जहां पे आपको लिस्ट करना चाहिए, तो गोडैडी इज द फर्स्ट एंड प्राइमरी, सीडो, और तीसरा आप आफ्टरनिक पे कर सकते हैं। आफ्टरनिक इज ऑल्सो अ गोडैडी सब्सिडियरी, पर आप आफ्टरनिक पे लिस्ट करेंगे तो बहुत सारे रजिस्ट्रार्स पे दिखने लग जाएगा। ये जो तीनों जो मैंने बताए हैं, इनमें मजे की बात यह है कि किसी पे कोई फीस नहीं लगती लिस्ट करने की। तो लोगों के दिमाग में अगर ये मिसकंसेप्शन भी है कि ये लगाने के पैसे लगते हैं, तो देखिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमारी जितनी भी ऑडियंस है जो भी इस काम में आना चाहिए, उसमें से कोई भी ये नहीं चाहेगी कि पहले हम पैसे का इतना ज्यादा नुकसान करें। कोई नहीं चाहेगा। तो ये तीनों ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सिर्फ सेल होती है तो आपको कमीशन मिलता है, सेल नहीं तो कोई पैसे नहीं। ओके, और सिर्फ डोमेन खरीदने के पैसे लगेंगे? सिर्फ डोमेन खरीदने के जो लगते हैं वो लगेंगे। तो सर आपने अभी तक कितने डोमेन्स खरीदे होंगे मोटा मोटी? खरीदे होंगे या करंट पोर्टफोलियो क्या जानना चाह रहे हैं? या फिर करंट का बताइए। देखिए, अभी करंट मेरा पोर्टफोलियो 25,000 डोमेन्स का है। 25,000 डोमेन्स? जी हाँ। तो सर ये 25,000 डोमेन्स को आप रिन्यू जब करते हो तो कितना खर्चा आता है? देखिए, पहला तो दिमाग में ये आएगा कि 25,000 डोमेन्स इंटू 10 जो बनता है वो आएगा। बट मैं इंटू 10 क्या आएगा? मतलब $10 पर डोमेन का भी अगर हम रिन्यूअल माने तो 25,000 इंटू 10 वो होगा आपका। और कुछ डोमेन्स होते हैं जो थोड़े अधिक प्राइस पे खरीदे जाते हैं। हाँ, तो मेरे साथ वो केस नहीं है। मैं जो है अधिक प्राइस पे नहीं खरीदता हूँ। और ऑडियंस को भी मैं पहले ही बता दूं कि आप में से अगर कोई मुझे अप्रोच करने वाला है कि सर मेरा डोमेन ले लो $500 में, तो सॉरी मैं नहीं लेने वाला हूँ। तो मैं जो बिजनेस मॉडल चलाता हूँ उसमें डोमेन्स हैंड रजिस्टर ही करने का मेरा जोर होता है। एक तो हम जो डोमेन्स, जो बल्क पोर्टफोलियो जो मेरा बना है, उसमें प्रोमोस का बहुत बड़ा योगदान है। मुझे ये बात कहने में कोई गिल्ट या शर्म नहीं है। लोग अधिकतर सोचते हैं कि प्रोमोज या ऑफर्स जो होते हैं वो सिर्फ छोटी मोटी चीज़ों के लिए होते हैं, या जिसको आम बोलचाल की भाषा में चिंदी चोरी कहा जाता है वो है। पर अगर उस लेवल की अगर आप चिंदी चोरी भी कर रहे हैं जिस लेवल पे आप कुछ बड़ा कर सकें, जैसे बीच में एक बार .net का प्रोमो निकला था, बिग रॉक ने निकाला था, तो हमने उसमें 10,000 डोमेन्स खरीदे थे। ओके, तो सारे डोमेन्स पे लग जाते थे क्या? हाँ, अनलिमिटेड प्रोमो निकालते हैं। हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम कुछ वायलेट नहीं कर रहे हैं। कंपनी ने ही दिया है कि यू कैन रजिस्टर अनलिमिटेड डोमेन्स इन पर्टिकुलर एक्सटेंशन। अच्छा, एक दिन मतलब कोई 2 साल पहले XYZ डोमेन्स का निकला था,
तो .xyz भी एक एक्सटेंशन है, जैसे कॉमनेट और हाँ, ये होते हैं। हाँ, तो XYZ जिस दिन निकला था उस दिन हमने शायद 35,000 डोमेन्स खरीदे थे। तो वो एक सेंट पे निकला था प्रोमो। तो एक तो प्रोमोस पे लिए जाते हैं तो खरीदने की कॉस्ट हमारी वहाँ कम हो जाती है। .net का जब प्रोमो निकला था तो हमने कोई 10,000 के करीब डोमेन्स लिए थे। ORG का निकला था तो हमने लिए थे। तो एक साथ सर जब खरीदते होंगे तो इतना फंड एक साथ में जाता होगा आपका? हाँ वो जाता, पर प्रोमो में बता रहा हूँ कि जैसे $1 का निकला, अच्छा, तो अगर 10,000 डोमेन्स भी लिए तो सिर्फ $10,000 ही गए। हाँ तो अब उसमें ये होता है। अब हम आते हैं रिन्यूअल पे। तो रिन्यूअल पहली बात तो सारे पोर्टफोलियो का हमारा होता नहीं है। आई वुड से कि 90% ऑफ द डोमेन्स आई डू नॉट रिन्यू। मेरा बिजनेस मतलब एक साल के अंदर ही सेल हो जाता है? हाँ, एक साल के अंदर जो डोमेन सेल हो गया वो हो गया। पहली बात तो जो डोमेन को बिकना था वो बिक गया। और जिस डोमेन पे कोई इंटरेस्ट आ गया, जैसे जिस पे या तो किसी ने पूछा कि ये कितने का है, या किसी पे नेगोशिएशंस चले, या तीसरा एक फिल्टर होता है कि जिस पे कुछ ट्रैफिक आ रहा है, उस पे मेरे ख्याल से हम बाद में आएंगे कि ट्रैफिक वाले डोमेन्स की क्या इंपॉर्टेंस और वैल्यू होती है। तो जिस पे अगर ट्रैफिक आ रहा है, इंक्वायरी आई या नेगोशिएशन हुआ है, तीनों में से अगर कुछ भी हुआ है तो हम उन डोमेन्स को रख के रिन्यू करते हैं। तो 90% ऑफ द डोमेन्स ड्रॉप हो जाते हैं और हम अगले साल के लिए नए एक्सटेंशन में किसी दूसरे उसमें हम नया पोर्टफोलियो तैयार करते हैं। तो मोर और लेस जितना रिन्यूअल हम सोच रहे हैं कि इतने लाखों डॉलर का, उतना तो नहीं आता, पर हाँ रिन्यूअल की जो सब्सटेंशियल कॉस्ट है वो है, बट स्टिल मतलब ज्यादातर इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। खरीदने का ही है। और रिन्यूअल में तो ये है कि यू हैव टू रिन्यू, जितना जो करना है बिजनेस चलाने के लिए उतना करना है, बट स्टिल मतलब ऑन एन एवरेज 20 से 25x की ROI जो है पर एनम रिन्यूअल और सारे खर्चे निकाल कर भी हो जाती है। तो सर एक चीज़ बताइए कि एक तो रही बात आपके पास टीम है, आप इतनी बड़ी लिस्ट संभाल रहे हो, जब इंक्वायरी आती होगी तो इंक्वायरी एक दो गिनती में तो आती नहीं होगी, हजारों में आती होगी। बिल्कुल। तो उसको आप कैसे हैंडल करते हो? उसके भी दो तरीके होते हैं। एक होता है कि आप इंक्वायरी पे डोमेन डाल दें, जिसमें ये रहेगा कि सामने वाला आपसे बोलेगा कि मैं इतने में ये डोमेन खरीदना चाहता हूँ, और फिर आप उससे मोल भाव करेंगे और चीज़ें वहाँ तक पहुँचेंगी। दूसरा तरीका होता है आप डोमेन को बिन पे लगा दें। बिन यानी बाय इट नाउ प्राइस। तो जो डोमेन्स हमें लगते हैं कि जिनमें पोटेंशियल है तो हम उनको एक बिन प्राइस पे लगा देते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि गोडैडी, आफ्टरनिक और सीडो, हमारे पिछले सवाल के जवाब में हमने जिस पे बात की थी, तो इन पे एक बिन में लगाते हैं जहाँ कोई इंक्वायरी फॉर्म नहीं आता। आप एक डोमेन की फ्लैट प्राइस लिख देते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि लेना हो तो लो, नहीं तो मत लो। तो ये जो लेना हो तो लो, नहीं तो मत लो वाली बात होती है, इसमें इंक्वायरी का समय बच जाता है और इसमें आपका किसी भी तरह का मैनेज करने का भी रिसोर्सेज बच जाते हैं। तो जो डोमेन्स हमें लगते हैं कि एक प्राइस पे लगा देने चाहिए, तो अधिकतर डोमेन्स को हम बिन पे। अब बिन डिसाइड कैसे होती है, अगर ये आपका सवाल होने वाला है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कितना उसका कंपटीशन है, कितना है। तो कोई डोमेन 1,000 पे, कोई 2,000 पे, 5,000 पे, और मैक्सिमम हम 10,000 पे लगाते हैं। जो उससे भी ऊपर वाले डोमेन है उनको हम बिन पे नहीं लगा के इंक्वायरी के रूप में रखते हैं, ताकि हम पर्सनली उसका नेगोशिएट कर सकें। तो मेरी न्यूबीज को यही सलाह है। और एक बात मैं इंटरेस्टिंगली आपके साथ शेयर करना चाहूँगा सतीश, कि ये चीज़ मैंने अपने एक्सपीरियंस से जानी है। हमें लगता है कि शायद हम इंक्वायरी पे रख दें तो कस्टमर से बात ज़्यादा कर पाएँ, ज़्यादा अच्छे से बेच पाएँ, पर मेरा 10 सालों का अनुभव ये है कि बिन प्राइस पे लगे हुए डोमेन ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा मात्रा में बिकते हैं। क्योंकि इस दुनिया में लोग, और ख़ासतौर से कॉर्पोरेट्स जो डोमेन खरीदते हैं, वो मोल भावताओं की झंझट में नहीं पड़ना चाहते। वो देखते हैं कि ये एक फॉर्म है जिसपे आपको इंक्वायरी सबमिट करना है और फिर वहाँ से जवाब आएगा और खरीदेंगे। उसके बजाय $10,000 लिखा है ना, 2 पैसे क्रेडिट कार्ड स्वाइप करो, 2 पैसे और डोमेन अपना लो। तो इसकी ज़्यादा टेंडेंसी है लोगों में। तो बिन प्राइस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 10,000 ही रख दीजिए, आप भले ही 1,000 रखो, 500 रखो, पर बिन प्राइस पर रखोगे तो आपके डोमेन जल्दी बिकने के चांसेस है और ज़्यादा मात्रा में। तो सर जब भी डोमेन की बात आती है या फिर डोमेन से रिलेटेड जब भी हम बात करते हैं, तो एक्सपायर्ड डोमेन करके एक मार्केट है, एक्सपायर्ड डोमेन का बहुत नाम आता है, खास करके इन दिनों काफ़ी ट्रेंडिंग में है कि यार एक्सपायर्ड डोमेन ले लो, शॉर्टकट है। अगर अच्छा एक्सपायर्ड डोमेन मिल गया तो काफ़ी जल्दी वेबसाइट ग्रो हो जाती है। इसके बारे में बताइए सर। तो देखिए, बेसिकली डोमेन्स का जो यूज़ है, डोमेन से कमाने का जो तरीका है, वो 2 तरह से होता है। एक होता है डोमेन नेम इन्वेस्टमेंट, जिसपे हमने अभी तक बात की। इसके अंतर्गत वो डोमेन्स आते हैं जो कीवर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर कोई बड़ा बिजनेस बिल्ड हो सकता है
और जिनके ऊपर कंपनी आ सकती हैं, जिसके ऊपर साइट बन सकती है, जिसके ऊपर बहुत सारे काम हो सकते हैं। वो कीवर्ड अच्छा होना चाहिए। जैसे कुछ भी ले लीजिए, keyboard.com, car.com, usedcars.com, weddingcards.com, cup.com, drinking.com, इस तरह के कीवर्ड्स होते हैं। डोमेन से जो एक दूसरा तरीका कमाया जाता है वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक निश के लोग करते हैं। वो होता है ब्लॉगर्स या एसईओ मार्केटर्स या फिर बैकलिंक सेलर्स, इस तरह के जो लोग करते हैं, या फिर एफिलिएट मार्केटर्स, इस तरह के जो लोग करते हैं। तो एक्सपायर्ड डोमेन्स वो डोमेन्स होते हैं जो किसी ज़माने में जिनके ऊपर साइट बनी हुई थी, बहुत ज़्यादा अच्छी उसकी बैकलिंक हिस्ट्री थी, उस वजह से उसको बहुत अच्छी अच्छी साइट्स से उसको लिंक भी प्राप्त हुए, कई गवर्नमेंट साइट से हुए, किसी एजुकेशनल साइट से हुए। इनकी वजह से उस डोमेन की वैल्यू अपने आप में इतनी बढ़ गई कि वो एक ऐसा हीरा बन गया जो अभी कोयले की खदान में है, पर थोड़ा सा आप पॉलिश करो तो फिर से चमकने लगेगा। तो वो एक्सपायर्ड डोमेन्स एक्सपायर हो गए। एक्सपायर होने के कई कारण होते हैं, ओनर रिन्यू नहीं करा पाए, कईयों का क्रेडिट कार्ड समय पे नहीं चला। दिस इज़ अ रिमाइंडर फॉर द ऑडियंस कि आप जो भी डोमेन्स लें उनके रिन्यूअल का ध्यान रखें, और ऑलवेज मेक श्योर कि क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन सही हो, नहीं हो तो मैन्युअली रिन्यू कराएं। तो इस तरह की चीज़ों से, प्रोसेस से गुजर के जो डोमेन्स एक्सपायर हो जाते हैं वो आम जनता के लिए रजिस्टर करने के लिए मिल जाते हैं। और उसमें फिर किसी डोमेन की बहुत ज़्यादा बैकलिंक्स हो, तगड़े हों, तो आप उस पर कुछ भी डेवलप करेंगे ना। लेट्स से कि कोई एक प्लॉट ऐसी इतनी अच्छी जगह पर है कि जहाँ पे आप कुछ भी बना लो तो वो चीज़ हॉट हो जाएगी। तो इसी तरह से एक्सपायर्ड डोमेन वो लैंड हो गया जिसपे आप कुछ भी बनाएंगे, आपने जो वेबसाइट बना दी ना, गूगल की नज़रों में वो डे 1 से वैल्यूएबल होगी। तो उसके दो तरह से हमें फ़ायदे मिलेंगे। पहला, रैंकिंग्स में फ़ायदा मिलेगा। आपने जो भी उस पर बनाया है, जो भी कीवर्ड्स के लिए आप रैंक करना चाहेंगे वो टॉप पे दिखेंगे। और दूसरा, जहाँ जहाँ उसके बैकलिंक्स बटे हुए हैं वहाँ पर से यूज़र्स क्लिक करके आएगा तो आपकी वेबसाइट पे डे 1 से ट्रैफिक आपको मिलेगा। कई वेबसाइट्स, मैंने जब कुछ एक्सपायर्ड डोमेन्स पे काम किया था तो कई डोमेन्स ऐसे भी थे कि जिनमें डे 1 से ही थाउजेंड्स ऑफ विजिटर्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके बैकलिंक्स जहाँ थे तो एक तो डायरेक्ट ट्रैफिक आ गया, और दूसरा एसईओ में जब आप डेवलप करेंगे तो आपको जो रैंकिंग शुरू से जो मिलना शुरू होगी उसके लिए आपको नए डोमेन पे बहुत मेहनत करना पड़ेगी। इसीलिए एक्सपायर्ड डोमेन वाला फंडा इन दिनों बहुत चल रहा है। और मैंने बताया कि कई तरह के मार्केटर्स, ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, एफिलिएट मार्केटर्स, ये सब लोग इसीलिए एक्सपायर्ड डोमेन्स को प्राप्त करना चाह रहे हैं। अभी बीच में एक वेबसाइट काफ़ी उसका नाम हो रहा था MPNRC जी के, तो उस पे अराउंड 30-40 मिलियन का ट्रैफिक है। राइट। तो ज़्यादातर जो लोगों ने उसको स्टडी किया वो लोग यही बता रहे हैं कि एक्सपायर्ड डोमेन था और इसने लिया एंड फिर उस पर काम किया तो उसको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। तो ऐसा क्या हर बार होता है कि हमें हर बार फ़ायदा मिल सकता है? देखिए, डिपेंड करता है मैट्रिक्स पे। ओके। आप जब MPNRC के मैट्रिक्स देखेंगे और उसकी बैकलिंक प्रोफाइल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें किस कैटेगरी के बैकलिंक्स थे, कितनी जगह से आए थे। तो हम सेफली ये कह सकते हैं कि 90% ऑफ द टाइम्स आप सफल होने की आपकी संभावना ज़्यादा है, बजाय कोई नया डोमेन लेने के, अगर आपने अपनी रिसर्च सही तरीके से की है तो। तो जैसे आपने बताए थे नए डोमेन्स लेने के लिए जो मार्केट प्लेस आपने सजेस्ट करे थे 3, इसके लिए कोई स्पेशल मार्केट प्लेस है एक्सपायर्ड डोमेन के लिए? हाँ जी। तो एक्सपायर्ड डोमेन्स को देखने जानने के लिए द फर्स्ट, फॉरमोस्ट, बेस्ट, बिगेस्ट, एक्सक्लूसिव, सारी चीज़ें एक ही में आ जाती हैं, विच इज़ expireddomains.net। ओके, दिस इज़ द पोर्टल। इसको मैंने इतने सारे विशेषण क्यों दिए? क्योंकि दिस इज़ द लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एक्सपायर्ड डोमेन्स ऑन अर्थ। ओके। दिस combines data from all the platforms of expired domains including marketplaces। GoDaddy से उठाता है, Dine.dot से उठाता है, Namecheap से उठाएगा, Name.com से उठाएगा, Palemoon से उठाएगा, जितने भी प्लेटफॉर्म से सबसे पेंडिंग डिलीट, मतलब जो डोमेन डिलीट हो चुके हैं, रजिस्टर होने वाले हैं, जो डोमेन ड्रॉप हो चुके हैं। डोमेन डिलीट भी होते हैं? डोमेन डिलीट मतलब, डिलीट से मतलब जो एक्सपायर्ड होके रजिस्ट्री द्वारा अपने आप डिलीट होने वाले हैं वो हैं। डिलीट होके अवेलेबल हो गए हैं वो हैं, नॉर्मल प्राइस पे है ना, नॉन प्राइस से अवेलेबल है, सारा डेटा एक जगह दिखाता है। ये हो गया। एंड इसकी सबसे बड़ी खूबी, इट इज कम्प्लीटली फ्री। ओके।
कोई इसका एक्सेस चार्ज नहीं है, कोई इसका वो नहीं है, बस आपको एक फ्री अकाउंट बनाना पड़ेगा। यू कैन व्यू द डोमेन्स, यू कैन एक्सपोर्ट द डोमेन्स, और इतने सारे मैट्रिक्स हैं इस पे आपका मैजेस्टिक के मैट्रिक्स हैं, इस पे आपके बैकलिंक्स कितने ये पता चल जाएगा, गूगल सर्चेस कितनी है ये पता चल जाएगा, है ना। इस पे इतने तरह के मैट्रिक्स हैं कि अगर कोई इंसान इस पे रिसर्च करे तो इसी में वो बहुत सारी चीजें निकाल सकता है। और अलग टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अलग टूल की जरूरत नहीं है, पर अगर किसी को जरूरत पड़े तो मैं पेड टूल्स के भी कुछ नाम बता देता हूँ। मुझे तो जब भी काम लगा है, मुझे तो जब भी ऑडियंस को बताने की बारी आई तो expireddomains.net ही बताया मैंने। फिर भी अगर पेड टूल्स की जरूरत लगती है तो एक स्पैमजिला करके है, दिस इज अ पेड टूल। स्पैमजिला पे भी कुछ छटे हुए डोमेन्स और कुछ रैंकिंग्स के साथ आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सर अभी जैसे मान लीजिए आपने इतना कुछ तो बता दिया, एक्सपायर्ड डोमेन के बारे में टूल्स वगैरह सजेस्ट कर दिए, तो लाइक कोई भी डोमेन मान लीजिए हमको मिला expireddomain.net पे हम गए और हमें कोई डोमेन हमने देखा अच्छा लगा, बट लेने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि यार इसको लेना वर्थ है कि नहीं है, वो क्या मैट्रिक्स होंगे सर? देखिए, वैसे तो इसमें बहुत सारे वास्ट मैट्रिक्स हो सकते हैं, बहुत सारे कॉलम्स, बहुत सारे डेटा होते हैं, पर कुछ चीज़ों का अगर मैं बताऊं जो लोग ख़ास तौर से ध्यान रखते हैं, उसमें मैं कुछ